गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक अपना कंटिन्यू है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपको दो पार्ट बताए थे मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमें अब स्टार्ट करना है। उससे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आपको पूरा कंप्लीट मैंने अब तक के जो इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर थे वहाँ पर आपको बता दिया है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सेकंड कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी का इंटरचेंज है ना। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो जब आप पहले वाले सेल में क्या था, केमिकल चेंज किया जाता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। वहाँ पर आपको पूरा सेल मैंने आपको है ना छोटे छोटे पॉइंट्स के आधार पर पूरा समझाया हुआ है। आप स्टार्ट से लेके इससे पहले वाले जितने भी आपके लेक्चर हैं उनको एक बार देख लें, कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको जनरली डेनियल सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल कई नामों से जाना जाता है। इस सेल की मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, ये सेल किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है उसको समझेंगे। प्रोवाइड होने वाली इलेक्ट्रिसिटी किन किन सेल के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है उनके बारे में समझेंगे। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जस्ट उसका रिवर्स है ये। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। जनरली यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी यानी कि केमिकल चेंज होगा और उसके द्वारा क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। यानी कि यहाँ पर इस सेल का जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाती है कि वो सेल जो कि क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इससे हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, यानी कि विद्युत धारा मिलने वाली है। तो जनरली आपने आपके चारों ओर देखा होगा कि सेल का यूज़ हम कई जगह करते हैं। जैसे आपके हैंडीकैम कैमरे होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है, घड़ी के अंदर यूज़ होता है, आपकी वॉच जो होती है उसमें, कैलकुलेटर में यूज़ किया जाता है, टॉर्च में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके व्हीकल होते हैं जैसे कि आपकी बाइक हो गई या यहाँ तक कि ट्रेन देख लें, हर जगह पर आपको क्या मिलेंगे, सेल के यूज़ मिलेंगे। तो ये सेल किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसके द्वारा मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी को इफ़ेक्ट करती है। तो इन सब के बारे में अपन क्या है आज के लेसन से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता दूं मैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बनावट। ठीक है, सेकंड चीज़ इसकी मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं कि ये किस तरह से काम करता है। थर्ड चीज़, जब आप इसकी मैकेनिज्म को पढ़ लोगे तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन एंड सेकंड चीज़ क्या होगी, टेम्परेचर इफ़ेक्ट। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा, जो नर्स इक्वेशन होगी आपकी यहाँ पर, नर्स इक्वेशन के बारे में, और काफ़ी सारे आपको इक्वेशन मिलने वाले हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। ये आपके तीन मेन पार्ट होंगे। फिर हम पढ़ेंगे कई तरह की बैटरीज, जिनमें हम प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज और फ्यूल जो आपकी सेल होता है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एक जनरल मैंने छोटी चीज़ बताई कि इन 4-5 पॉइंटों के अंदर हम इस सेल को पूरा पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप सेल फॉर्मूला पढ़ेंगे, सेल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, यानी कि ई स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं। तो कई सारे ऐसे पॉइंट होंगे जिनके बारे में हम इसकी स्टडी करेंगे, इस सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब समझाना स्टार्ट करूं उसके पहले अपन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, और वह एक्सपेरिमेंट से आप इस सेल में क्या होता है, कैसे होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमने लग जाएगी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। मैंने क्या किया है, या आप भी कर सकते हैं, एक ZN का कंटेनर ले लें, कोई पात्र ले लें, ठीक है ना। ये पात्र किसका है, ZN का है, ओके।
ये Zn का आपने क्या लिया, कोई एक कंटेनर ले लिया, और लेने से पहले आप इसका वेट ले लें। माना कि इसका वेट W1 ग्राम आया। क्लियर? अब आप इसमें क्या करें, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर लें। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लें, बस इतना ही करना है। सेकंड चीज़, आप देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है ना, इसका नीला रंग होगा। और आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि कॉपर +2 आयन के कारण इसका कलर क्या हो जाता है, यानी कि ये एक्वस फॉर्म में होने के कारण क्या होता है, डिकम्पोज होता है। तो डिकम्पोज होने से कॉपर +2 और SO4-2 आयन के रूप में होगा। तो यहाँ पर उसका कॉपर +2 के कारण ब्लू कलर होता है। ठीक, अब आप क्या करें, इसको कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या कर लें, यहाँ पर इसको छोड़ दें, रख लें, है ना, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, नहीं तो आज रख लिया, कल देख लिया क्या। जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने वाले हैं। पहली चीज़, आपका जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसका जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। किसका? कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर यहाँ से डिसअपियर हो गया है। सेकंड चीज़, जब आप सेकंड डे इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ रेड कलर के PPT नज़र आने वाले हैं, इस तरह से, है ना। आपके इस प्लेन के ऊपर क्या होंगे, ये जमा हो जाएंगे, नीचे बैठे हुए मिलेंगे। तो ये जो आपको PPT मिलने वाले हैं, तो ये ऑब्जर्व में लिख रहा हूँ मैं कि आपको और क्या मिलेगा, रेड PPT मिलेंगे, प्रेसिपिटेट मिलेंगे। उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को खाली कर लें और इस कंटेनर को वापस वेट करें। तो आप Zn के कंटेनर का जब वेट करोगे तो वेट जो आएगा, जैसे कि W2 आया, तो आप देखेंगे कि W1 का जो वेट था उससे W2 कम आएगा, यानी कि वेट लॉस होगा। वेट क्या होगा, लॉस होगा। किसका? Zn के कंटेनर का। हुआ क्या, यहाँ Zn का जो कंटेनर आपने लिया था इसका तो वेट कम हो गया, यानी कि यहाँ पर वेट जो कम होगा वो W1 - W2 = ΔW, ये आपको मिलेगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा आपने, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो डिसअपियर होने लगा। और तीसरी चीज़ क्या देखी आपने, यहाँ पर आपको रेड PPT जमा हो गए। अब इस पर थोड़ा सा आप सोचें, विचार करें, है ना, ऐसा क्यों हुआ होगा। कुछ समझ में आया? ये तो समझ में आ गया, जब हमने एक्सपेरिमेंट को किया है तो वहाँ पर ये चीज़ें नज़र आएंगी। अब इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई होगी। तो जनरली क्या है कि जब आपने केमिकल कंपोजिशन यानी कॉपर सल्फेट को रखा, केमिकल जो सब्सटेंस है उसको रखा गया है, Zn केमिकल सब्सटेंस रखा गया है, इसका मतलब इनमें कोई न कोई रिएक्शन हुई है। अब एक चीज़ है, पहली चीज़ मैं बात करता हूँ कि Zn का वेट लॉस हुआ, W यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ। इसका कारण क्या हो सकता है, इसका मतलब यहाँ जो Zn था वो यहाँ से निकला और कहाँ चला गया, सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि Zn यदि सॉल्यूशन में जाएगा तो Zn किस रूप में चला जाएगा, +2 के रूप में। और ऑब्वियसली जब ये +2 आयन के रूप में जाएगा तो यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। ये प्रोसेस हुआ है या हुआ होगा, तभी तो इसका वेट क्या हुआ, कम हुआ है। इसका मतलब Zn यहाँ से गया और कहाँ चला गया, सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन में आयन थे तो इसका आयनाइजेशन हुआ और Zn यहाँ पर क्या हुआ, +2 के रूप में, जो उसकी वैलेंसी होती है उस रूप में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए। अब आपने रेडॉक्स अभिक्रिया 11th में पढ़ी होगी, तो जब भी Zn सॉलिड है और यहाँ पर ये एक्वस के अंदर चला गया है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका 2 हुआ है। और ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब Zn का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। आया समझ में? पहली चीज़ कि Zn यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। Zn +2 में गया और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री किए। अब इसका ब्लू कलर गायब हो गया। तो मैंने पहले बताया कि ब्लू कलर किस कारण से होता है, कॉपर +2 आयन के कारण, यही है। और जब इसमें से कॉपर +2 गायब हो जाएंगे तो इसका कलर भी गायब हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। अब कॉपर +2 आयन इसमें मौजूद थे और Zn ने यहाँ पर क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री भी किए हैं। और कॉपर को ज़रूरत किसकी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर सेकंड प्रोसेस क्या हुआ होगा, कॉपर +2 आयन
2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिए हैं और किस में बदल गया, कॉपर में। और ये कॉपर जो सॉलिड होंगे, इनसॉल्युबल होने के कारण कहाँ जमा हो गए, नीचे, इसीलिए यहाँ पर रेड बीपीटी जमा हुए। तो इसका जो कॉपर +2 आयन थे वो कॉपर न्यूट्रलाइज होकर कहाँ चले गए, नीचे। और जब कॉपर +2 से शून्य में आता है, 0 में, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन है और यहाँ पर क्या है, शून्य है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि कॉपर +2 आयन का यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यही प्रोसेस हुआ है। ये आपने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद ये आपने ऑब्जर्व किए हैं, 3 चीज़ें ऑब्जर्व होगी। यहाँ पर Zn का वेट लॉस्ट हुआ है, कॉपर +2 आयन यहाँ से कॉपर के रूप में फ्री हुए हैं, तो Zn का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और कॉपर +2 का यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ये केमिकल इसमें रिएक्शन हुई है, और जनरली दोनों चीज़ें हुई है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर एक रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हुई है, और उसके कारण यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं। और यही आपका, अगर आप इसको दोनों को एक साथ लिखें तो ये हो जाता है ZnS प्लस कॉपर +2, Zn+2, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है, ये आपका एक्वस में आ चुका है, और यहाँ पर क्या फ्री होगा आपका, कॉपर सॉलिड। ये कंप्लीट इसके अंदर आपने जैसे ही इसको छोड़ा सॉल्यूशन को और सेकंड डे देखा तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो चुकी थी, और इस रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे, इधर से इधर ट्रांसफ़र हुए थे। अब आप समझ गए होंगे कि जब 2 केमिकल के बीच में रिएक्शन होती है और इस तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा ही आपको इलेक्ट्रॉनों का फ्लो मिलेगा, और यही आपकी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में नज़र आएगी। ये है सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, और मैंने आपको इतना समझाया है कि जो 2 कंपोनेंट आपने लिए हैं उनके बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होना, और रेडॉक्स के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का क्या होना, ट्रांसफ़र होना, और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र ही क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराएगा। और इसी को हम क्या करते हैं, फिर इसी तरीके से 2 सब्सटेंस ले लेते हैं, उनके बीच में रेडॉक्स अभिक्रिया करवाई जाती है, और जब उन अभिक्रियाओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, उसी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोसेस केमिकल रिएक्शन के द्वारा या केमिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चेंज किया है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ऐसा एक्सपेरिमेंट जब किया होगा, किसी ने देखा होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर जैसे आप उसने देखा होगा तो उसके दिमाग में ये चीज़ आई होगी, और फिर उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम चालू किया। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं इस प्रोसेस के आधार पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली हम लेंगे Zn और कॉपर का सेल, ऐसे ही और सेल होते हैं निकिल और कैडमियम का सेल, इसी तरह से आपके होता है Hg और Zn के सेल, कई तरीके के सेल जो आप काम में ले रहे हो। यहाँ पर सब्सटेंस, यहाँ पर Zn और कॉपर काम में लिया गया, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो आगे मैं बताने वाला हूँ कि इसमें इलेक्ट्रोड लिए गए, वही सेल तैयार होगा। इसी तरीके से आपका निकल कैडमियम हो सकता है। तो सेल कोई भी हो, पर उसकी मैकेनिज्म जो है वो आपकी डेनियल सेल, यानी कि कॉपर जो Zn डेनियल सेल जिसको कहा गया है, उसी की मैकेनिज्म पर बेस होगा। यानी कि एक सेल की अगर आपने मैकेनिज्म समझ में आ गई है तो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मैकेनिज्म बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि डेनियल सेल को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है ये पूरा लेंदी ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको टुकड़ों में एक हिस्सों बनाए, जैसे मैंने कहा ना 2 पार्ट कर लें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूरा अलग चला जाएगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा अलग चला जाएगा। इसके 2 पार्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके मैकेनिज्म, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन के इफेक्ट को अलग कर लें और बैटरीज को अलग कर लें, तो आपका टॉपिक कंप्लीट है। ये क्लियर है? तो अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए तैयार हो जाए। मेरा ये मानना है कि एक बार आप इस एक्सपेरिमेंट को इसी तरीके से क्या कर लें, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि डेनियल सेल को। एक चीज़ समझ लो, पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, यानी कि आपको अगर डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल किसी प्रकार का हो, सभी की मैकेनिज्म एक तरह की होती है। तो इस सेल को आप अच्छी तरह से समझें, केवल समझना है आपको, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दिमाग में रटना है, आपको केवल समझना है, और बड़ा आसान सा है सेल की मैकेनिज्म को समझना।
ठीक है, और मज़ा भी आएगा। देखो डैनियल सेल जो है, यहाँ पर 2 हाफ सेल होते हैं, 2 हाफ सेल, यानी कि इस सेल को 2 हाफ सेल से बनाया गया, 2 अलग अलग कंटेनर होते हैं, ठीक है ना। और वो कंटेनर जो होंगे वो या तो कांच के बने होंगे या प्लास्टिक के बने होंगे, और दोनों कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर क्या किया जाता है, Zn रोड को ZnSO4 में डुबोया जाता है, और दूसरे कंटेनर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रोड को डुबो दिया जाता है, और दोनों को सर्किट से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये इसकी बनावट होती है। पहले मैं आपको एक हाफ सेल के बारे में, जो उसमें होने वाली चेंजेज है उनके बारे में आपको समझा रहा हूँ, पहले ध्यान से समझे उसको। जैसे पहला जो हाफ सेल होता है वो इस तरह का एक कंटेनर होगा, इसके अंदर एक Zn की रोड होगी, ये आपकी क्या है, एक Zn की रोड है, ओके, जिसको कि जनरली हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। और इसके चारों ओर क्या भरा हुआ है कंटेनर में, रोड के चारों ओर ZnSO4, ठीक है। और ये किसकी बनी हुई है, Zn की। यहाँ पर आप देखें Zn सॉलिड रूप में है और ZnSO4 सॉल्यूशन के रूप में, अर्थात सॉल्यूशन में आपको क्या मिलने वाले हैं, Zn+2 आयन और SO4- 2 आयन, ओके। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस सॉल्यूशन के अंदर। अब जब आप इसको डुबोते हैं तो Zn और सॉल्यूशन में कौन है, Zn+2। Zn का अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 4s2 3d10 होता है, और Zn+2 का हो जाएगा 3d10 और 4s0, यानी कि आउटर सेल गायब है इसका। समझ में आ रहा ना। तो ये इसकी तुलना में ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के तुरंत क्या करेगा, रिलीज करेगा, और रिलीज करके किस में बदल जाएगा, Zn+2 में, और यहाँ पर क्या फ्री हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। Zn की जो Zn+2 में बदलने की नेचर का कारण क्या है, तो आउटर सेल में यहाँ पर कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, और आउटर सेल से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इसका आउटर सेल ही गायब हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक लगभग, मतलब अक्रिय तो नहीं होगा, इनर्ट तो नहीं होगा, लेकिन लगभग अक्रिय विन्यास जिसको कह सकते हैं, स्टेबल विन्यास में पहुंच जाएगा। D10 ज़्यादा स्टेबल है इसकी तुलना में, क्लियर है। इसलिए ये क्या करेगा, Zn तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा हो जाएंगे, आपके माइनस चार्ज कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर चारों ओर। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनों के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका जो Zn है ये कन्वर्ट किस में हो गया, Zn+2 में। और अब ये प्रोसेस जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में आना, इसका मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, Zn का, क्लियर। और अब आप जब इसको कहीं से जोड़ नहीं रहे हो, केवल डुबो रखा है, तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर क्या इकट्ठा होता जा रहा है, प्लस चार्ज, और जैसे जैसे प्लस चार्ज होगा तो प्लस चार्ज होने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति यहाँ पर प्लस की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। तो तुरंत वापस Zn क्या करेगा, +2 जो आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में बदल जाएंगे, Zn में। कहने का मतलब जब आप सिंगल रोड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में डुबोते हो तो वहाँ पर 2 प्रोसेस साथ साथ होंगे। पहले आपका Zn+2 में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और वापस आपका Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये Zn में वापस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ कि यहाँ पर ये प्रोसेस जो होगा वो रिवर्सिबल हो जाता है, Zn+2 में, और Zn+2 इलेक्ट्रॉन वापस लेकर किस में चले जाएंगे, Zn में, और यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस क्षण और इस सॉल्यूशन के आयनों के बीच में पोटेंशियल उत्पन्न हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी को ही इस इलेक्ट्रोड का क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में डुबाया जाए तो उसके आयन और इलेक्ट्रोड के मध्य जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है, उसी को इसका क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस चलेगा, ओके। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
छड़ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर। अब जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो यहाँ पर अब यदि इसको आप एक अन्य इलेक्ट्रोड से और जोड़ देते हैं, जो है कि इसका सेकंड हाफ सेल होगा सेल का, यहाँ पर क्या किया गया है, कॉपर की इलेक्ट्रोड को या कॉपर की रोड को किस में डुबोया गया है, कॉपर सल्फेट में, और कॉपर यहाँ पर डिसोशिएट होकर Cu+2 और SO4 -2 में डिसोशिएट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है आपका कॉपर है। अब थोड़ा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का होता है 4s1 3d10 और कॉपर +2 का होता है 4s0 3d9। आपने फील्ड और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ देखें ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल, इसकी तुलना में ये ज़्यादा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर D9 है और अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये अपने D10 विन्यास की ओर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कॉपर की तुलना में कॉपर +2 जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के मामले में, लेने के मामले में काफ़ी तेज होगा, और यही कारण होगा कि जैसे ही आपका यहाँ पर होगा तो यहाँ पर जो रिएक्शन चलने वाली है वो क्या होगी, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में बदलेगा, कॉपर S में, यानी कि यहाँ के जो आयन है वो कहाँ जमा हो जाएंगे, कॉपर पर, और जब यहाँ जमा होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, इस छड़ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या चलेगा आपका सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज, क्योंकि SO4 -2 के रूप में रह गए तो नेगेटिव चार्ज चलेगा। यहाँ पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर इसका अपोजिट है पूरा, क्योंकि यहाँ पर Zn इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, जबकि यहाँ पर कॉपर +2 जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और प्रोसेस यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्टिंग में रिडक्शन होगा, फिर अंदर जैसे जैसे माइनस चार्ज हो जाएगा आपका, ठीक है ना, तो माइनस चार्ज बढ़ने के साथ साथ वापस आपका जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किस में बदल जाएगा, कॉपर +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम स्टेबल होने के कारण ये भी आपकी क्या होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो दोनों के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो ये होगी, इसमें पहले स्टार्टिंग में Zn+2 में बदलेगा, फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और इलेक्ट्रोड पर आपका नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल बढ़ने के कारण, धनावेश को बढ़ने के कारण ये Zn+2 आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो रोड के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और वापस कहाँ चले जाएंगे, Zn पर। इसी तरह कॉपर +2 पर क्या होगा, तो कॉपर यहाँ पर +2 पे आ गया, अब कॉपर +2 अंदर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव को खींचेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद क्या करेगा, ये किस में बदल जाएगा, वापस कॉपर में। तो दोनों तरफ आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जब तक कि हम इस सर्किट को जोड़ते नहीं हैं। अब आप देखें कि जैसे ही आपने इसको जोड़ दिया है सर्किट से, अब क्या होने वाला है, यहाँ तक समझ में आया, इसको डुबोया, Zn+2d10 विन्यास से आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव हो जाते हैं और ये +2 में बदल जाता है। फिर जैसे ही +2 में बदलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा सब तरफ, ओके, सॉल्यूशन में, और यहाँ पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बढ़ेगी, तो रोड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा और वापस अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगी, एक रिवर्स प्रोसेस चालू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप इस सर्किट से जोड़ते हैं, दोनों को इलेक्ट्रोडों को जोड़ देते हैं, अब क्या होने वाला है, अब देखें आप, बड़ी आसानी समझें इसको। यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कौन है, एक तो इधर Zn+2 जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, और इधर कौन खींचने वाला है, कॉपर +2। क्लियर? अब आप Zn+2 को देखें तो Zn+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया मैंने, 4s2 3d10, और कॉपर का क्या विन्यास आया, 4s0, सॉरी 0 था वहाँ पे, और 3d9। तो इसका तो आपका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, पूरा भरा हुआ है D10। तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम होगी, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति देखें तो D9 है, ये तुरंत अपने आउटर सेल जो 3D है उसको क्या करेगा, कंप्लीट करना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में 2 के बीच में है, और यहाँ पर ये इसको शो कर रहा है, ये इसको शो कर रहा है, और आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचे, उसके पहले इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए किधर आ जाएंगे, इधर, ओके। और यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन आता है तो ये इलेक्ट्रॉन
क्या करेगा, कॉपर +2 ग्रहण करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें मुक्त हो जाएगा, कॉपर में। तो जोड़ने के बाद प्रोसेस यही चलेगा, कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कहाँ आ जाएंगे, कॉपर पर, और ये छड़ धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, है ना, यहाँ पर जमा होंगे। और इधर क्या होने वाला है, अब यहाँ से माइनस इधर चला गया, माइनस इधर चला गया, तो अब ये Zn क्या करेगा, Zn+2 में बदलेगा और वापस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसका मतलब इधर आपका क्या होगा, अब ऑक्सीडेशन, और इधर क्या होने वाला है, रिडक्शन, जोड़ने के बाद। और ये प्रोसेस जब चलता है तो Zn से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए किधर आ जाते हैं, कॉपर की तरफ, ठीक। और जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आपको पता है, विद्युत धारा किधर बहेगी, इधर, क्लियर। और इसके द्वारा आपको परिपथ में क्या मिलने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। ओके, ये इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म है, समझ में आई। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेज होने वाले हैं या क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं जोड़ने पर। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और इधर Zn+2 ये प्रोसेस चलेगा, अब ये रिवर्सिबल नहीं होगा। अब Zn किधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए तो ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलने वाले नहीं है Zn को, ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, कॉपर की तरफ, तो ये रिवर्सिबल नहीं होगा और अब आपका केवल एक ही साइड में अभिक्रिया चलेगी। तो Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से चलते हुए किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन में आपका क्या मिलने वाला है, केवल Zn+2, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जमा होता जाएगा। हो गया, तो होगा क्या यहाँ पर, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, क्लियर। सेकंड चीज, Zn जब आपका सॉल्यूशन में आ रहा है तो ZnSO4 की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तीसरी चीज, ZnS जो सॉलिड रोड है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये चेंजेज इसमें आएंगे, क्लियर। इधर क्या चेंजेज आने वाले हैं, इधर चेंजेज ये आएगा, पहली चीज कि कॉपर +2 जाकर यहाँ जमा होंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये प्रोसेस चल रहा है, तो कॉपर 2, तो कॉपर +2 कहाँ जमा हो रहे हैं, आपके रोड के ऊपर, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, सॉल्यूशन में कॉपर यहाँ से चले गए, कॉपर सल्फेट था और कॉपर चले गए तो बचा क्या यहाँ पर, सल्फेट, तो माइनस चार्ज। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है उसमें नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, दूसरी चीज, यहाँ पर कॉपर मूव करके कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड की ओर, तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कॉपर सल्फेट की CuSO4 की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, और तीसरी चीज, कॉपर जो रोड है S है ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रहा है। जब ये प्रोसेस चलेगा तो 3 काम होंगे यहाँ पर। पहला क्या होगा, Zn यहाँ से हटेगा, कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर, तो ये रोड पतली होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, और यहाँ पर Zn+2 आने के कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और सारे आयन सॉल्यूशन में आ रहे हैं तो इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है ये। और इधर इसका विपरीत होने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इधर मूव करके आए हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कॉपर +2। क्यों लेगा मैंने बता दिया, क्योंकि Zn+2 की तुलना में कॉपर +2 की इलेक्ट्रॉन लेने की पावर ज़्यादा है। और क्यों है, क्योंकि Zn+2 का कॉन्फ़िगरेशन D10 है जो कि कंप्लीट है, जबकि यहाँ पर इनकम्प्लीट है, D9 है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, खींचेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया और कॉपर यहाँ जमा हो गए, और यहाँ के आयन जो कॉपर आयन थे वो कहाँ चले गए, यहाँ, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जो आपका कॉपर छड़ है वो रोड जो है वो क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ओके, ये आपका प्रोसेस यहाँ चलेगा। समझ में आ गया। अब आगे देखें क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ओके, और इधर पॉजिटिव चार्ज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। समझ में आ गया ना। तो इधर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, ध्यान से देखें, और इधर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में बढ़ रहा है। तो पहले तो क्या था, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत ज़्यादा थी, लेकिन अब इसका पॉजिटिव ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, उसके पहले क्या करेंगे, इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो वो इसको इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेगा, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन इधर जो फ्लो हो रहे थे वो वापस किधर चले जाएंगे, इसकी ओर मूव करेंगे। क्लियर है। क्यों, क्योंकि पहले पॉजिटिव नहीं था, न्यूट्रल था, उसके बाद इसमें जैसे ही प्रोसीजर चालू हुआ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ। जब एक पॉजिटिव चार्ज का मास इकट्ठा हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनों को ये खींचे, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव कम होता जा रहा है, इधर बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वापस किधर करेंगे, ये अपनी ओर खींचने लगेंगे।
अब इधर देखें, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इधर से कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, अंदर कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, लेकिन पहले से सॉल्यूशन जो है वो क्या कहेगा, इसको धक्का देगा, वापस चलो, तो ये वापस इधर मूव करेगा। यानी कि पहले जो चल रहा था धारा मिल रही थी, अब क्या हो गया, मामला उल्टा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो रुक रहा है ना। और जब कंसंट्रेशन इस तरह से हो जाएगा कि इधर का पॉजिटिव और इधर का पॉजिटिव ऐसा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन न तो इधर मूव कर पावे ना इधर को मूव कर पावे, तब यहाँ पर सेल का पोटेंशियल क्या होता है, शून्य हो जाता है, और वह इस सेल की रिवर्सिबल स्टेज होती है। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेज होगी, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज हो जाती है, और वहाँ पर धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में आपका इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, फिर जैसे जैसे ये फ्लो होगा वैसे वैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत इसके बजाय इसकी ज़्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों को ये खींचने चालू कर देगा, तो अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव नहीं करेंगे। इसके अलावा ये और काम कर रहा है, इधर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे उनको वापस धक्का दे रहा है, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन यू फ्लो ना करके ये धक्का दे रहा है और ये वापस इधर खींच रहा है। तो अब आपका सेल का जो रूट था पहले यू इलेक्ट्रॉनों का, अब किधर हो गया है, पूरा इधर हो गया। ठीक, अब इसकी धारा को प्राप्त कर लिया आपने, और जब ऐसा होगा तो धारा रुक गई है, यानी कि अब आपका सेल काम करना बंद कर दिया है, अब धारा नहीं दे रहा है। अब क्या किया जाए, तो इस फ्लो को यू का यूं ही बनाए रखा जाए, ये सब यू जाए। इसका मतलब यहां से पॉजिटिव चार्ज को हटा दो, कम करो, और इधर से नेगेटिव चार्ज को भी क्या करो, कम करो। अगर इधर पॉजिटिव कम करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन वापस किधर जाएगा, इधर। और यदि इधर नेगेटिव को कम करोगे तो नेगेटिव कम होने पर क्या होगा, ये सारी धक्का देना जो काम प्रोसेस चल रहा था इलेक्ट्रॉनों का वो कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वापस इधर आने लग जाएंगे और आपको वापस धारा मिल जाएगी। ठीक है ना। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो बच्चों इसके लिए क्या किया जाता है, इन दोनों को साल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर क्या लगाया जाता है, साल्ट ब्रिज। अब ये साल्ट ब्रिज में क्या होता है, तो साल्ट ब्रिज में आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि Kc है, K2SO4, ठीक है ना, सेमी लिक्विड स्टेज में भर दिया जाता है, या एगर एगर की झिल्ली के द्वारा इसको क्या किया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है। ओके, ये आपका इस तरह से साल्ट ब्रिज लगाया जाता है। अब ये साल्ट ब्रिज क्या करेगा, तो जब मैंने बताया ना प्रॉब्लम, पॉजिटिव इकट्ठा होना, नेगेटिव को उधर जाने से रोक लेना, नेगेटिव इकट्ठा होना, आने वाले इलेक्ट्रॉनों को वापस रिवर्स धक्का दे देना, धारा को रोक देना। अब इस धारा को वापस फ्लो कराना आपने को, क्योंकि अपने पास Zn छड़ पड़ी हुई है, ZnSO4 का सॉल्यूशन भी है, यानी कि आपके पास सारे केमिकल पड़े हुए पर धारा नहीं बह रही। अब इस धारा को किस तरह से वापस फ्लो कराया जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, साल्ट ब्रिज लगाया जाता है। साल्ट ब्रिज में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर जो रखा जाएगा साल्ट, वो इस तरह का होना चाहिए कि वो इनके साथ कोई जनरल रिएक्शन ना करे, जनरल रिएक्शन करे लेकिन ऐसी रिएक्शन ना करे कि इनसे रिएक्ट करने के पश्चात वह इसमें सोल्यूबल ही ना हो, पीपीटी के रूप में बाहर आ जाए, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आपका ये इससे रिएक्ट करे और वापस क्या हो, वो खुद टूट जावे, आयोनाइजेशन हो जावे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अब क्या होगा, इधर जैसे पॉजिटिव मिलेगा तो इधर आपके 2 प्रकार के आयन मिलेंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब इधर आपका पॉजिटिव ज़्यादा इकट्ठा हो गया है तो इधर का एनायन जो होगा Cl वो मूव करता हुआ किधर आ जाएगा, इधर, और इसके साथ रिएक्ट करेगा, और इसमें कौन इकट्ठा हो रहे हैं, Zn+2, तो Zn+2 + 2Cl रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ZnCl2। जैसे ZnCl2 बनाएंगे तो होगा क्या, यहाँ का प्लस कवर हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। इसका मतलब यहाँ पर धीरे धीरे प्लस चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और किसमें बदल जाएगा, ZnCl2 में, और ZnCl2 वापस क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, आपको वापस Zn+2 आयन मिल जाता है। इसका मतलब अब पॉजिटिव यहाँ से खत्म हो गया ना। और अब वापस जब पॉजिटिव खत्म हो गया तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, वापस इधर, क्योंकि इधर खींचने की ताकत ही कम पड़ गई सॉल्यूशन की। और इधर आपका क्या था, नेगेटिव आयन SO4 आयन जमा होते जा रहे हैं, क्योंकि कॉपर तो इधर जा रहा है, तो बचा कौन, SO4। तो इधर से आपका K+ आया और SO4 - 2 से क्या किया, इसने रिएक्ट किया और क्या बना लिया, K2SO4। ये भी सोल्यूबल है, आयोनाइज हो जाता है, तो वापस इसमें जाएगा, तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज भी क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। और जब नेगेटिव खत्म हो गया तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनको ये धक्का दे रहा था, अब नेगेटिव है ही नहीं, तो वापस इलेक्ट्रॉन किधर आने लग जाएंगे, कॉपर की तरफ, और कॉपर वापस मूव करके यहाँ जमा होता जाएगा, Copper+2 आयन। यानी कि अब आपकी धारा वापस क्या होती आएगी, चलती जाएगी। आया समझ में कि यहाँ पर साल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है, तो साल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, जो भी आपका यहाँ पर चार्ज हो रहा है उस चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, उदासीन कर रहा है।
तो चार्ज को उदासीन जब करेगा ये, तब जाके वापस इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। मैंने पूरा समझाया है कि जैसे जैसे यहाँ पर वापस समझें, Zn+2 में आया, समझ में आ गया, क्यों आया वो भी बता दिया मैंने। S2D10 विन्यास है, बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, वो स्टेबल हो जाता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो Zn+2 में आया तो यहाँ पर सारे कौन जमा होते जा रहे हैं, +2, तो प्लस आयन यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं। जब प्लस होते जा रहे इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा, तो मैंने कहा 2 कंपटीशन में है, Zn+2 कंपटीशन में और Cu+2 कंपटीशन में। पर Zn+2 का D10 विन्यास है, जबकि इसका D9 विन्यास है, तो इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हुए इधर आएंगे, धारा यूँ बह जाएगी। और जब आपका यहाँ पर पहले तो पॉजिटिव कम जमा हो रहा था, अब धीरे धीरे जैसे धारा बह रही है वैसे वैसे पॉजिटिव यहाँ पर जमा होता जा रहा है। और जब पॉजिटिव ज़्यादा जमा हो जाएगा तो इसकी तुलना में ये इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा रखेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अब जो इधर मूव कर रहे थे वो वापस कहाँ जाएंगे, और ये प्रोसेस यूँ चालू हो जाएगा। Zn+2 किस में चला जाएगा, Zn में, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन इधर जाना बंद हो गए। और ऐसा ही इधर होगा, Cu+2 आयन जो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर के रूप में जमा हो रहे थे, तो यहाँ से कॉपर रवाना हो गया, तो बचे कौन, SO4, तो नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे होते जा रहे थे। अब नेगेटिव इकट्ठे हुए तो इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को नेगेटिव क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो ये तो इधर से आने नहीं दे रहा है, और ये आ रहे जिनको उल्टा क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो फ्लो बंद हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में साल्ट ब्रिज के जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं, इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन से क्रिया करके इसको न्यूट्रलाइज करता है, इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन से क्रिया करके इसको न्यूट्रलाइज करता है, और सॉल्यूशन के अंदर जो चार्ज इकट्ठा हो रहा था उस चार्ज को क्या कर देता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। जब चार्ज कम होगा तो वापस इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे। बोला आएगा समझ में, सिंपल सा प्रोसेस है। ये डैनियल सेल की मैकेनिज्म है, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखें जो आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ रही है इस जगह पर, तो फ्लो कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन घट रही है वैसे वैसे भी फ्लो क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम होता जा रहा है। यानी कि इधर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, Zn+2 जमा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन का बहना क्या होता जा रहा है, इधर जाना कम होता जा रहा है। तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कम होती जाएगी। और इस दर की कंसंट्रेशन घटेगी तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो इधर की कंसंट्रेशन घटने के साथ साथ भी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कम रखी जाए, जितनी कम होगी उतना ही फ्लो ज़्यादा होगा, और इधर इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फ्लो ज़्यादा होगा। तो हम आगे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के इफेक्ट को पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रोसेस ये चलता है। मैंने कहा सेल को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लो आप, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पहले प्रोसेस दिमाग में रखो होता क्या है। तो मैंने कहा जैसे ही आप डुबोगे तो पहले सिंगल सेल की बताई मैंने, सिंगल सेल क्या करेगा, जब इसको नहीं जोड़ा आपने तो इस रोड और इस सॉल्यूशन के आयनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम हो जाता है, और इक्विलिब्रियम होने के कारण जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहा जाता है। फिर इधर भी सिंगल इलेक्ट्रोड का बताया मैंने, इधर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, इधर क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस होता है। लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तब क्या होगा, तो मैंने कहा जैसे इसको जोड़ते हो तो Zn+2 के रूप में आएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। इन इलेक्ट्रॉन पर 2 की नज़र होगी, एक तो Zn+2 की नज़र होगी वापस, और एक किसकी होगी, कॉपर की। लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताया इसकी तुलना में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर जाते हैं। इधर फ्लो करेंगे तो Zn+2 में जमा होता जाएगा, तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा। पॉजिटिव बढ़ने के साथ साथ अब इसकी जो नज़र थी इलेक्ट्रॉन पर, उससे ज़्यादा नज़र किसकी हो जाएगी, Zn+2 की, और इलेक्ट्रॉन वापस इधर खींचेगा। और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या लगाया, साल्ट ब्रिज लगाया। तो साल्ट ब्रिज यहाँ पर क्या क्या काम करने वाला है, तो देखें साल्ट ब्रिज क्या करेगा। नंबर 1, सॉल्यूशन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को लगातार बनाए रखता है। ओके, एक तो न्यूट्रलाइज करेगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होगा, लगातार बना रहेगा। और अगर इसको नहीं लगाओगे तो एक बार धारा बहेगी, उसके बाद आपका सेल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो लगातार धारा बहनी तो आपको ये काम करेगा। और ये आपका किससे बना होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है जो साल्ट ब्रिज होता है, और ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा या एगर एगर की जो आपका होता है उसके साथ इसका मिश्रण होगा। क्लियर है, ये इसके सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन है। कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है कि साल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, तो साल्ट ब्रिज क्यों लगाया जाता है। तो क्यों लगाने का कारण तो मैंने बताया कि जब सेल काम करता है तो
यहाँ पर जो Zn है उस सेल के अंदर ये होगा और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है, धारा प्रवाह रुक जाता है। उसको बनाए रखने के लिए क्या करते हैं ये, और ये चार्ज को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। आया समझ में? अब देखते हैं कि इसमें चार्ज किस तरह से आपका एनोड कौन और कैथोड कौन बना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन। और आपको पता है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, एनोड होता है। तो ये क्या होगा आपका एनोड, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। और जहाँ पर रिडक्शन होता है, ये रिडक्शन यहाँ हो रहा है, तो ये क्या मिलेगा आपको, बनेगा आपका कैथोड, और इस पर कौन सा चार्ज इकट्ठा हो रहा है, प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसमें जो आपका एनोड होता है उस पर प्लस चार्ज होता है क्योंकि चार्ज बाहर से आता है, और यहाँ पर आपका जो कैथोड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव से एनोड कैथोड को ध्यान न रखें। सीधी सी सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वह आपका एनोड होगा और जहाँ पर रिडक्शन होगा वह आपका क्या होगा, कैथोड होगा। क्लियर? तो ये आपका एनोड, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है एनोड हाफ सेल, अर्ध सेल। दूसरा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। तीसरा नेगेटिव हाफ सेल। ये एक ही चीज़ है, चाहे तो आप इसको एनोड को हो, चाहे आप इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हो, और चाहे आप इसको नेगेटिव हाफ सेल को हो। इसी तरह से इस सेल को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा नंबर 1, उधर क्या था एनोड, तो ये कहलाएगा कैथोड हाफ सेल। सेकंड क्या कहलाएगा, वहाँ पर क्या था ऑक्सीडेशन, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन हाफ सेल। ओके, और फिर वहाँ पर नेगेटिव था तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव हाफ सेल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है? अब इसको ध्यान रखने के लिए अपन क्या लिखते हैं, एक वर्ड काम लेते हैं, लॉन। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड होगा और नेगेटिव होगा। क्या हो गया ये, एल लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड बनेगा, और क्या होगा ये, नेगेटिव होगा। और इसका अपोजिट कर दो, राइट साइड रिडक्शन होगा, कैथोड बनेगा और पॉजिटिव बनेगा। इजी है। इसके अलावा इसका कॉम्बिनेशन क्या है, किस तरह से ध्यान रखा जाता है, ABC, एनोड, ब्रिज और कैथोड। ये आपका एनोड ए, ये ब्रिज, साइड ब्रिज, और ये आपका क्या है, कैथोड। तो पहला साइड जो लेफ्ट साइड होगा उसको हम कैसे ध्यान रखेंगे, लॉन से। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव होगा, ये हो गया। और इसका अपोजिट करोगे ये आ जाएगा, और सीरीज जो होगी इसकी क्या होगी, ABC, एनोड, ब्रिज और कैथोड। क्लियर है, समझ में आ गया? अब मैं इसको एक बार वापस आपको फेयर करके सारी चीज़ें, ताकि आप इसको उतार लें, और उतारने के बाद ये आपके पास हमेशा के लिए है ना, लाइफ टाइम आप इसको दिमाग में रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको वापस बता रहा हूँ सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सेल स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी, ये आपके 2 हाफ सेल होंगे इस तरीके से। इसमें आपकी एक रोड होगी, इसमें आपकी एक रोड होगी। ये किसकी बनी होगी, Zn की। ये किसकी बनी होगी, कॉपर की। ठीक है, फिर इसमें क्या भरा होगा, ZnSO4। इसमें क्या भरा होगा, कॉपर सल्फेट। क्लियर? इन दोनों को किससे जोड़ देते हैं, एक वोल्टामीटर से। यहाँ पर क्या होने वाला है, Zn कन्वर्ट इनटू Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे जो कहाँ जमा हो जाएंगे, यहाँ पर। यहाँ पर क्या मिलने वाले हैं आपको, इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन जो फ्री होंगे वो किधर जाएंगे, आपके छड़ पर जमा होंगे। और यहाँ पर कौन जमा हो जाएंगे, Zn+2, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जमा होता जाएगा।
है आसान। इधर क्या होने वाला है, कॉपर +2 यहाँ से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे और किस में जमा हो जाएंगे, कॉपर के रूप में, कॉपर सॉलिड के रूप में। क्लियर। तो यहाँ से आपके कॉपर +2 चले गए तो यहाँ पर क्या जमा हो जाएगा सॉल्यूशन में, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, इधर, और इलेक्ट्रिसिटी किधर फ्लो करेगी, इधर। क्लियर। ये हो गया आपके सेल की बनावट। और इन दोनों के बीच में क्या लगाया जाएगा, साल्ट ब्रिज। ये क्या होगा, साल्ट ब्रिज, जो किसका बना होगा, या तो इसका या इसका, इस तरह से बना होगा। ठीक है ना। ये आपकी डेनियल सेल की बनावट है। ये क्या होगा आपका एनोड, इस पर क्या चार्ज मिलेगा आपको, नेगेटिव, इस पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा आपका कैथोड। ओके। एनोड को और क्या कह सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, HC का मतलब हाफ सेल है। इसके अलावा इसको लेफ्ट हाफ सेल, इसके अलावा इसको नेगेटिव हाफ सेल। इसको क्या कह सकते हैं हम, रिडक्शन हाफ सेल, राइट हाफ सेल, और पॉजिटिव हाफ सेल, या कैथोड या एनोड। यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाली वो क्या है आपकी, एनोड पर जो रिएक्शन होगी, Zn कन्वर्ट इनटू Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाली क्या होगी, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर S, ये एक्वस। यहाँ पर ये एक्वस है और ये आपका क्या है, S है। ये ऑक्सीडेशन हुआ है और ये क्या हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। क्लियर है। चेंजेस क्या है, तो चेंज जो आने वाले हैं वो चेंजेस क्या होंगे, नंबर 1 Zn रोड रिड्यूस, नंबर 2 ZnSO4 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन प्लस होगी, नंबर 3 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज इन सॉल्यूशन। इसका अपोजिट कॉपर रोड इंक्रीज, ठीक होती जाएगी। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन रिड्यूस। थर्ड नेगेटिव चार्ज इंक्रीज इन सॉल्यूशन। ओके, ये 3 चीज़ें यहाँ होगी, 3 चीज़ें यहाँ होगी। ये आपके इनके सेल के नाम होंगे, ये इधर वाले सेल के नाम होंगे। ये रिएक्शन होगी और ये यहाँ पर रिएक्शन होगी। ठीक है। और मैंने जो बताया कि जैसे जैसे प्रोसेस होगा तो धारा धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसको बचाए रखने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl K2SO4 का 1% सॉल्यूशन होता है। और ये कौन सा होता है, सेमी लिक्विड। ओके, क्या काम करता है, कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी, कंटिन्यू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर धारा के प्रवाह को कंटिन्यू फ्लो करेगा ये, इसके कारण। इसके अलावा चार्ज न्यूट्रलाइजेशन इन सॉल्यूशन।
चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, इस चार्ज को भी न्यूट्रल करेगा, इसको भी न्यूट्रल करेगा, ताकि ये इलेक्ट्रॉन जो प्लस बढ़ने के कारण इधर नहीं जा पा रहे थे वापस जाना चालू हो जाएंगे, जो मैंने पूरी तरीके से समझा दिया। ठीक है, तो ये आपका डैनियल शेल है। नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो नेट सेल रिएक्शन होती है Zn कन्वर्ट इनटू Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 एक्वस, ये सॉलिड है ये एक्वस है, +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर S। और जब आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये तो आपका क्या है ऑक्सीडेशन और ये क्या है रिडक्शन, तो नेट सेल क्या हो जाएगा Zns प्लस कॉपर +2 एक्वस कन्वर्ट इनटू Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर S। ये इसकी पूरी ही रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसके द्वारा आपका धारा का फ्लो होगा। मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ओके, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप। ठीक है, मैं आपको उनके सारे आंसर बताने वाला हूँ। आगे समझ में, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, ये सारा ही प्रोसेस क्या है स्वतः प्रवर्तित है, स्पॉन्टेनियस है, स्वतः प्रवर्तित, यानी कि डेल्टा जी यहाँ पर जो आएगी वो क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि इसको करवाया नहीं गया है। ये ऑटोमेटिक जैसे आप डुबोगे अपने आप हो रही है, तो जब अपने आप कोई प्रोसेस होता है उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। डेल्टा जी यहाँ पर नेगेटिव होती है, एनर्जी मुक्त होगी, और वह जो ऊर्जा मुक्त होती है वही ऊर्जा किसमें बदल जाती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चली जाती है। तो केमिकल चेंज के द्वारा आपको क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई। ये है डैनियल सेल की पूरी मैकेनिज्म। ओके, इसको उतार लें। थैंक यू।